बाजू नेबरिंग सेल में सिग्नल पास करता है कि अपनी विसिनिटी में कोई तो भी वायरस है जिसने एक सेल को इन्फेक्ट किया है, और उसके बेसिस पे ये बाकी सेल्स को अलर्ट करते हैं। तो वो जो प्रोटीन रहता है उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। सो इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, विच इज सिक्रीटेड बाय सेल that are infected with वायरस, या एक वायरस या एक से ज्यादा वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तब ये सेल ये कंपाउंड सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक एंटी वायरल प्रॉपर्टी और एंटी वायरल एक्टिविटी। ठीक है, इट इज ए नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल एक्टिविटी। स्पेसिफिक यानी क्या, एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे H1N1 वायरस है, कोरोना वायरस है, एंड HIV और इन्फ्लुएंजा। सो यहाँ पे ये जितने भी एग्जांपल है, ठीक है, सो ये वायरसेस जो अपनी बॉडी में एंटर करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, बट इट इज नॉन स्पेसिफिक। मतलब इन चारों में से कोई भी वायरस अगर एंटर होता है तभी भी इंटरफेरॉन्स जो है वो सिक्रीट होंगे। बट अगर स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, आपने इम्यून सिस्टम एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है, वो किसके फॉर्म में देगी, थ्रू एंटीबॉडी। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो अपनी बॉडी में एंटर कर रहा है, या कोई भी वायरस जो अपनी बॉडी में एंटर कर रहा है, अगर वो इन्फेक्शन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी से कंट्रोल में नहीं आता, नॉन स्पेसिफिक यानी जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए के अराउंड डिजाइन नहीं होती, वो सभी के लिए डिजाइन होती है, ठीक है। सो ऐसी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगर कोई भी वायरस या कोई भी इंफेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसके बाद अपनी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्या देगी कि वो स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। सो ये जो एंटीबॉडी बनाना काम है, ये क्या हुआ, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इंटरफेरॉन्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं रहता, इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इसलिए बोला है क्योंकि ये सिर्फ अलर्ट करने का काम कर रहे हैं, ये वायरस को डीएक्टिवेट या फिर इनएक्टिवेट नहीं करते, ठीक है। इट ओनली अलर्ट नेबरिंग सेल दैट देयर इज अ इंफेक्शन इन द बॉडी, ओके, या कोई भी आजू बाजू के सेल्स है उनमें इंफेक्शन हो चुका है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा उसको अपन क्या कहेंगे, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। अगर ये इस तरीके की नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी से कंट्रोल नहीं होते तो उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनेगी, तब उसको अपन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। सो ये नॉन इंटरफेरॉन कौन सिक्रीट कर रहा है, होस्ट सेल। होस्ट यानी क्या, होस्ट यानी क्या बताओ, हाँ, मेन बॉडी जिसमें इंफेक्शन होगा, हाँ, ठीक है। होस्ट कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको इन्फेक्ट किया जा रहा है या जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंडेंट है, वो सभी क्या हो गए, होस्ट। तो होस्ट सेल ये सिक्रीट करेगा। दूसरा इसका काम क्या रहता है, इट इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन एंड वायरल आरएनए, ठीक है। वायरस जो है इट इज ए असेल्यूलर पार्टिकल। सो ये असेल्यूलर पार्टिकल अपनी मतलब होस्ट की मशीनरी यूज कर रहा है, तो ये खुद का प्रोटीन और खुद का आरएनए जब बनाता है, इस प्रोसेस में इंटरफेरेंस क्रिएट या इनहिबिशन कौन करेगा, दिस इंटरफेरॉन्स, ओके। सो ये इनहिबिट करेंगे। एंड दूसरा इट अलर्ट्स neighboring cell and make them resistant to viral infection. ठीक है, सो नेबरिंग सेल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और साथ में ये अगर उस सेल में कोई वायरस पार्टिकल माइग्रेट होता है
तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा उन सेल को जहां पे इंटरफेरॉन ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है, सो ये हुआ किसके बारे में, इंटरफेरॉन्स के बारे में। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज विरियोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विरियोइड्स। अभी ठीक दिख रहा है? स्मॉल इंफेक्शियस आरएनए पार्टिकल। ठीक है, ये आरएनए पार्टिकल रहते हैं जो इंफेक्शन क्रिएट करेंगे, बट इसके अराउंड कैप्सिड नहीं रहता। जैसे वायरस में मेन चीज क्या रहती है, कैप्सिड, और कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों मिक्स जो होते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन रहता है उसको क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही? सो विरियोइड्स जो है इट इज अ इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल। ठीक है, अब विरियोइड्स और वायरस में क्या फर्क रहेगा कि विरियोइड में कैप्सिड नहीं रहता। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड के बारे में क्या बताया था? कैप्सिड किस वायरस पार्टिकल में कौन से पार्ट को अपन कैप्सिड कहेंगे? प्रोटीन दैट कवर्स जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो ये जो भी जेनेटिक मटेरियल है वायरस में प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रोटीन कोड तय करता है, बट इस तरीके का कोड जो है वो विरियोइड्स में नहीं रहता। ठीक है, दीज आर स्मॉल इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल, दीज आर स्मॉल इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल विच आर केपेबल ऑफ कॉजिंग ए डिसीज। ठीक है, इसका इन्फेक्शन होने के बाद एक कोई ना कोई अपने को डिसीज होता है। ठीक है, सो ये जो आरएनए पार्टिकल है, दीज आर स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स। okay, and which was first discovered by Theodor Diener. ठीक है, Theodor Diener in 1971 was the one who first discovered that there are small RNA particles which are capable of infection. So ये infection के capable रहते हैं। And दूसरा point यहाँ पे ये जितने भी विरियोइड्स रहते हैं दे जनरली इन्फेक्ट प्लांट नॉट एनिमल। मतलब आज तक जो भी विरियोइड्स के बारे में डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उससे ही पता चलता है कि ये ज्यादा से ज्यादा किसको अफेक्ट करते हैं, प्लांट को। ठीक है, एनिमल को उतने ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। ओके, और कुछ कॉमन डिसीजेस जो है प्लांट में विच इज कॉज्ड बाय विरियोइड्स। ठीक है, सो उसमें से सबसे पहला एक पार्ट फर्स्ट सबसे पहले जो डिस्कवर किया था विरियोइड, इट वाज नेम्ड एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियोइड। ठीक है, शॉर्टली नोन एज PSTV, शॉर्टली नोन एज PSTV। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियोइड। सो यहाँ पे ये आरएनए पार्टिकल जब इन्फेक्ट करेगा, ये विरियोइड जब इन्फेक्ट करता है तब पोटैटोस जो रहते हैं वो स्पिंडल शेप के हो जाएंगे। जैसे स्पिंडल एपरेटस जो है कहाँ पे बनता है, सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो भी स्पिंडल एपरेटस बनता है बीच में सबसे ज्यादा ब्रॉड रहेगा एंड देन टेपरिंग रहेगा दोनों पोल्स की तरफ। तो इस शेप के पोटैटो बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियोइड। ओके, इट वाज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड एंड इसका जो कंपोजिशन है इट इज नियरली 359 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ठीक है, सिर्फ 359 न्यूक्लियोटाइड यहां पे प्रेजेंट रहते हैं। इतना शॉर्ट फ्रैगमेंट रहता है आरएनए का, बट फिर भी वो अपने बॉडी में, मतलब प्लांट के बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट है यहां पे इट इज स्मॉलेस्ट नोन पैथोजेनिक पार्टिकल या फिर वायरस। ठीक है, एग्जैक्टली इसको वायरस नहीं कहेंगे, बट कुछ बुक्स में इसको वायरस करके भी डिनोट किया गया है, या फिर सिंपल वर्ड्स में सबसे स्मॉलेस्ट नोन पैथोजेनिक एक्टिविटी वाला जो फ्रैगमेंट या मॉलिक्यूल या वायरस अगर किसको कहेंगे तो वो क्या है, विरियोइड्स। ओके, एंड दूसरा ये जो भी आरएनए पार्टिकल है, these RNA particles replicate inside host cell।
होस्ट सेल के अंदर ये खुद को डिवाइड करता है एंड दीज आर नेकेड पार्टिकल। ये जो आरएनए पार्टिकल है इसको नेकेड कहेंगे, क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी प्रोटीन। ठीक है, जैसे वायरस पार्टिकल कैप्सिड के साथ एसोसिएटेड रहता है विच इज ए वायरल प्रोटीन, बट ये जो आरएनए पार्टिकल है ये किसी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता। ठीक है, सो ये हुआ किसके बारे में? विरियोइड्स के बारे में। अब पहले बताया कि ये ज्यादातर प्लांट को इन्फेक्ट करता है, एनिमल को नहीं, बट इसका इन्फेक्शन का मैकेनिज्म है वो अभी तक अपने को ठीक से पता नहीं। द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन इज स्टिल अननोन। ठीक है, मतलब जैसे वायरस अपने को इन्फेक्ट करता है तो वायरस जो है खुद का डीएनए होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करता है और उसके जो भी प्रोटीन एक्सप्रेस होंगे उस प्रोटीन के एक्सप्रेशन की वजह से अपने को क्या मिलेंगे? एक मिनट, वीडियो चालू बंद कर दो। सो वायरस जो है वो उस वायरल प्रोटीन या दूसरे अपने पार्टिकल के थ्रू इंफेक्शन क्रिएट करता है। तो अपने को उसका जो मैकेनिज्म है, ये एक वायरस, चाहे वो रेट्रोवायरस रहे या डीएनए वायरस रहे, वो अपनी बॉडी में कैसे इन्फेक्ट करता है या कैसे वर्क करता है इसके बारे में अपने को जानकारी है, बट इसका प्रिसाइज मैकेनिज्म, इन्फेक्शन का जो भी मैकेनिज्म है वो अपने को उतने अच्छे तरीके से पता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियोइड ये एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही बहुत दूसरे भी विरियोइड्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट कदोंग कदोंग, ये एक विरियोइड है। दूसरा सिट्रस एक्सोकॉर्टस, विरियोइड, पोटैटो स्पिंडल विरियोइड तो हुआ, एंड क्रिजांथेमम स्टंट। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी? स्टंटेड हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी एक पॉइंट पे आके। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जांपल हुए किसके? विरियोइड्स के। अब यहाँ पे वायरस, विरियोइड और विरियन, इन तीनों के बीच में फर्क क्या रहेगा? दैट सबसे पहले वायरस जो है वो उसके पास हमेशा कैप्सिड प्रोटीन रहेगा। दूसरा, कुछ वायरस जो रहते हैं उनके अराउंड एनवेलप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब वायरस और विरियन में क्या फर्क रहेगा? वायरस जब एक होस्ट सेल में एक्टिव है तब उस पार्टिकल को वायरस कहेंगे। एक सेल के बाहर जब वो इनर्ट स्टेट में रहेगा या इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहेगा उस पार्टिकल को क्या कहेंगे? विरियन। ठीक है, उसमें भी सभी वही चीजें रहेंगी, बट वो जो सेल के बाहर इनएक्टिव फॉर्म में तब उसको विरियन कहेंगे। सेल में जब वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा होस्ट सेल में तब उसको वायरस कहेंगे। एंड वायरॉइड क्या है? विरियोइड या वायरॉइड, a particle of RNA molecule और RNA particle which is capable of infection, और ये किसी भी प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता, which is not associated with any protein। ठीक है, सो ये हुआ वायरस और विरियोइड के बारे में। ठीक है, जैसे ये आरएनए पार्टिकल हुए, वो आरएनए पार्टिकल जो इन्फेक्शियस है जिसके साथ कोई प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं रहता, वैसे ऐसे कुछ प्रोटीन पार्टिकल रहते हैं जो इन्फेक्शियस रहते हैं बट उसके साथ कोई न्यूक्लिक एसिड एसोसिएटेड नहीं रहता। तो ऐसे जो इन्फेक्शियस पार्टिकल रहते हैं उसको कहते हैं प्रायॉन्स। दिख रहा है? नेक्स्ट, प्रायॉन्स। सो प्रायॉन्स आर proteinaceous or infectious protein particle. Prions are infectious protein particles। ठीक है, ये infectious protein particles रहते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे ये जो भी प्रोटीन है ये जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर रहेंगे या जिस टाइप के प्रोटीन
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली उनके साथ आइडेंटिकल नहीं रहता, ठीक है। सो प्रायंस और जनरली अ डिस्टिंक्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, डिस्टिंक्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दूसरा, दे शो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन न्यूक्लिक एसिड और दे शो डू नॉट शो एनी एसोसिएशन विथ न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड के साथ ये कोई भी टाइप का एसोसिएशन नहीं बताते, ठीक है। बिकॉज जनरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से सॉरी डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। सो ये जो पाथवे है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग सभी में फॉलो होगा, बट वेरियोइड्स के केस में ये एसोसिएट प्रोटीन एसोसिएट नहीं है, और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है तो इनके साथ न्यूक्लिक एसिड एसोसिएट नहीं रहता। दूसरा, दे जनरली अफेक्ट्स plant animal rather than plant, they generally affects animal not plant, ठीक है। जैसे विरियोइड सिर्फ प्लांट को अफेक्ट करते हैं, प्रायन सिर्फ एनिमल को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये जितने भी डिसीजेस हैं, ठीक है, उसमें से एक जो कॉमन है उसको कहते हैं मैड काउ डिसीज, ठीक है। ये प्रायन एक्सप्रेस होने की वजह से कैटल में, ठीक है, काउ पता है ना, कैटल में ये प्रायन एक्सप्रेस होने की वजह से उनके न्यूरॉन और उनके बिहेवियर में फर्क पड़ता है, इसलिए उसको क्या क्या है, मैड काउ डिसीज, और उसका टेक्निकल नाम है बोवाइन, इट इज कॉल्ड बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। टेक्निकल नाम क्या है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। जूलॉजिकली करेक्ट टर्म जो ये हर्बीवोर्स के लिए रहती है वो क्या रहती है, बोवाइन, बोवाइन मींस काउ और बोफेलो, इनकी जो फैमिली है उनके मेंबर्स को जनरली उनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, बोवाइन। सो इनमें जब ये डिसीज होता है तब उसको कहते हैं मैड काउ डिसीज, और टेक्निकल करेक्ट नेम इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल है स्क्रेपी इन शीप, शीप में एक डिसीज होता है जिसको कहते हैं स्क्रेपी, विच इज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स, ओके। सो ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, प्रायॉन्स के, ओके। अब ये अपन अलग हेडिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल जो एक 5 किंगडम सिस्टम में अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। 5 किंगडम सिस्टम के 3 क्राइटेरिया कौन से है, दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, आइदर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, एंड दे आर आइदर हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। सो ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर जो 5 किंगडम सिस्टम बनी है, ठीक है, ये 5 किंगडम सिस्टम में ये सब पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड नहीं किए जा सकते, इसको इसीलिए अपने इसको अलग से पढ़ रहे हैं। सो वायरस, विरियोइड्स, प्रायॉन्स, और एक बचता है दैट इज लाइकेन्स, ठीक है। लाइकेन्स क्या है पता है, व्हाट इज मीन बाय लाइकेन्स, लाइकेन्स किसको कहते हैं पता, इट इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म जहां पे 2 अलग अलग लिविंग बींग्स, हाँ ठीक है, सभी ने बताया अलगी एंड फंगस, ये 2 लिविंग बींग्स जो है ये एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, दे फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बट इसको 5 किंगडम में क्यों ऐड नहीं कर सकते, भले ही इसमें अलगी और फंगस है, क्योंकि ये वो स्पीसीज है अलगी और फंगस की जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है। मतलब अगर इनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाए तो शायद ये इंडिविजुअली जिंदा नहीं रह पाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड इनटू अ सेपरेट कैटेगरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग, जैसे फंगस का कैरेक्टर क्या है,
फर्स्ट दे आर हेटेरोट्रॉफ, सेल वॉल काइटिन की रहती है, ठीक है, और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो रहेगा वो ग्लाइकोजन जैसे कुछ कंपाउंड रहेंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्लांट अल्गी, जो कि एक प्लांट है, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, इट इज ऑटोट्रॉफ, अल्गी ऑटोट्रॉफ, एंड उनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहेगा, स्टार्च, ठीक है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, ठीक है, उनके लिए अलग अलग किंगडम भी है, बट ये वो स्पीसीज है अल्गी और फंगस की जो एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकती। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ फंजाई और फंगस, फंगस सिंगुलर हुआ, एंड अलगा, अलगा सिंगुलर, ठीक है। सो ये दो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन बनाते हैं, दैट इज ए लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। दूसरा, अब ये दोनों एक दूसरे का रिलेशनशिप क्यों बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐसे क्लाइमेट में प्रेजेंट रहते हैं जहां पे पानी बहुत ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। पॉइंट इज कि ये दोनों पार्टी, फंगस जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कर सकती है, अपने सेल के बाहर एंजाइम रिलीज करेंगे, आजू बाजू में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल कंपाउंड में डिग्रेडेशन होगा और वो एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, अल्गी जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने की वजह से जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे ये फंगस को प्रोवाइड कर सकता है, बट दोनों के हैबिटेट में फर्क है। क्या? अल्गी आर जनरली एक्वाटिक, ठीक है, अल्गी आर जनरली एक्वाटिक, मींस उनको वाटर चाहिए, वो वाटर के अलावा नहीं रह सकते। एंड फंजाई आर सिर्फ एक क्लब फंगस या फिर सॉरी फाइकोमाइसिटीज, क्लब फंगस में फाइकोमाइसिटीज एग्जांपल अगर छोड़ते हैं तो वहां में कुछ एग्जांपल फाइकोमाइसिटीज के वो जो मोल्ड है उसको अपन वाटर मोल्ड कहते हैं, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के कुछ एग्जांपल वाटर में रहते हैं, ठीक है, बट सभी के सभी फंगस जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं रहते। सो फंगस जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? वाटर। कैसे? बाय ट्रैपिंग वाटर इन देयर हाइफी, ठीक है। हाइफी क्या है? व्हाट इज मीन बाय हाइफी? सिर्फ फंजा पता होना, एक्सिलियम के ब्रांच्ड फिलामेंट, उसको क्या कहेंगे? हाइफी। हाइफी आर ब्रांच्ड फिलामेंट और फिलामेंट्स ऑफ माइसिलियम। माइसिलियम क्या? ये एक पूरी बॉडी जो फंगस की रहेगी उसको माइसिलियम कहेंगे, और उसमें से जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है या जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे? हाइफी। सो ये जो भी माइसिलियम बॉडी है जो हाइफी से बनी है, ये माइसिलियम बॉडी में बहुत सारे फाइबर्स और फिलामेंट जो एक दूसरे के इंटर कनेक्टेड या फिर एक नेटवर्क बनाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल या वाटर के जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ट्रैप हुआ वाटर है ये कौन यूटिलाइज करेगा? अल्गी, क्योंकि अल्गी को क्या चाहिए? वाटर। सो फंगस जो है वो अल्गी को वाटर प्रोवाइड करेगा। एंड दूसरा, इनऑर्गेनिक मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल, ओके, क्योंकि अल्गी जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जब करेंगे तब उसमें से ऐसे बहुत से कंपाउंड उस ऑर्गेनिक मैटर के जो है वो डाइजेस्ट करने के बाद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो रिलीज करते हैं, और ये आयंस हर प्लांट के लिए या जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफ हैं उन सभी को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए इनऑर्गेनिक आयन चाहिए रहते हैं। सो वाटर और मिनरल आयन अल्गी को प्रोवाइड करेगा फंगस, और फंगस उसके रिटर्न में क्या प्रोवाइड करेगा? फूड, ओके, फूड एंड अ प्लेस टू लिव, या कुछ बुक में उसको से शेल्टर भी कहा है। क्यों? क्योंकि फंगस जो है वो कहां पे ग्रो होगी? जहां पे उसको फूड मिल रहा है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है एंड फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। सो अल्गी जो भी फूड सिंथेसाइज कर रहा है वो किसको प्रोवाइड करेंगे? फंगस को, और फंगस उसके कंपैरिजन में वाटर और इनऑर्गेनिक मिनरल जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अपना टाइम खत्म हो रहा है अभी। यहाँ पे ये जो भी अल्गी है या जो अलगल कंपोनेंट है इसको कहते हैं फाइकोबायंट,
और फोटोबॉयंट। ठीक है, वो पार्ट जो किसका है, प्लांट या फिर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है, फोटोबायंट। ठीक है, सो अलग अलग कंपोनेंट जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, फाइकोबायंट और फोटोबायंट, एंड दे आर जनरली मेंबर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और कुछ केसेस में हायर एल्गी। हायर एल्गी के कुछ एग्जांपल्स जो रहते हैं वो भी कभी कभी एसोसिएशन बनाएंगे किसके साथ, फंगस के साथ। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, फंगल कंपोनेंट। ठीक है, उसको कहते हैं माइक्रोबायंट। एंड दे आर जनरली मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज कौन सा क्लास हुआ, एस्कोमाइसिटीज का बेसिक कैरेक्टर क्या है, एस्कोमाइसिटीज का बेसिक कैरेक्टर क्या है, एस्को का आप जो रहता है वो फ्रूटिंग बॉडी हुई, दूसरा यहाँ पे सभी मेंबर फिलामेंटस और सेप्टेट रहते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। सो ये जो एस्कोमाइसिटीज के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वो जनरली लाइकेन के एसोसिएशन में रहते हैं, बट रेयरली बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्यादातर मेंबर सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते, बट सबसे कॉमन कौन रहता है, एस्कोमाइसिटीज इन केस ऑफ फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया इन केस ऑफ अल्गी। तो इन दोनों स्पीसीज के बीच में एसोसिएशन होने के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, सो ये हुआ किसके बारे में, लाइकेन्स एंड ट्रायन्स। फोटो निकाल लो। लाइकेंस के तीन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कुछ लाइकेंस जो रहते हैं उनकी बॉडी कैसे रहेगी, लाइक अ क्रस्ट, जैसे ट्री के ऊपर बार्क आता है उसके जैसे उसका स्ट्रक्चर रहता है, उसलिए कहते हैं क्रस्टेशियन लाइकेन और क्रस्टोज लाइकेन। ठीक है, दूसरे लाइकेन जो रहते हैं उसको कहते हैं फोलियोज लाइकेन, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है, लीफ के जैसा। सो फर्स्ट क्रस्टोज लाइकेन, ठीक है, जिसमें बॉडी किसकी तरह दिखेगी, क्रस्ट और फ्लैट दैट ऑकर्स लाइक ए बार। किसके ऊपर जनरली लाइकेन किसके ऊपर ग्रो करेंगे, एक तो ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, ट्री ट्रंक और रॉक्स के ऊपर जनरली ग्रो करते हैं। और अगर ऊपर से देखते हैं, अगर मॉर्फोलॉजिकली इसको देखते हैं तो रॉक के ऊपर ऐसे व्हाइटिश लेयर या फिर व्हाइटिश पैच जैसा दिखता है कभी कभी। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखने के बाद उतना फर्क समझ में नहीं आएगा, बट जैसे अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो समझ में आएगा कि ये रॉक है और ये लाइकेन है। ठीक है, सो ये फ्लैट सरफेस के ऊपर या फिर ऐसे फ्लैटली ग्रो होते हैं, और उसका एग्जांपल है, वन इज ग्राफिस, अनदर एग्जांपल इज लिकेनोरा, ओके, एंड अनदर इज हेमाटोमा। These are example of crustose lichen. Second is foliose lichen. Foliose means leaves. ठीक है, ये जो लाइकेन है इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, लीफ जैसा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन। और लीफ लाइक यानी क्या, जो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, मतलब उसकी डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से वो कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोलियोज। इसके एग्जांपल है पार्मेलिया, सेकंड एग्जांपल है कोलीमा एंड पेल्टिचेरा। एंड थर्ड कैटेगरी दैट इज फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल जो है, इट इज वन इज क्लैडोनिया
एंड असनिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुए किसके, लाइकेंस के। अब ये फ्रूटिकोज लाइकेन जो है इसमें जनरली इरेक्ट स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, बॉडी का कुछ पार्ट जो रहता है तो मतलब फोलियोज और फ्रूटिकोज का थोड़ा बहुत मिक्सचर रहता है, बट जनरली यहाँ पे इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच स्ट्रक्चर रहेगा, जो कोई भी जिस प्लेटफॉर्म पे वो ग्रो रहा है उससे अराइज होता है। ठीक है, सो ये तीन टाइप के लाइकेन हुए और ये उसके एग्जाम्पल। ओके, अब लाइकेन्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फर्स्ट, दैट इज एज ए फूड। ठीक है, सो कुछ लाइकेंस जो है देख, फॉर एग्जांपल ये लिकेनोरा, सेकंड एग्जांपल लिकेनोरा एंड दूसरा एग्जांपल पार्मेलिया। ठीक है, तो लिकेनोरा एंड पार्मेलिया दे आर यूज्ड एज अ फूड, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी लाइकेन है इनमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है, सो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज अ फूड। फॉर जनरली कैटल के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, या उससे कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो फूड सप्लीमेंट। अभी भी so they contain a carbohydrate like compound like canin। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसा कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जिसको कहते हैं लाइकेनिन। हाँ, एलेक्टोरिया। सो एज अ फूड करके यूज किया जाता है, एंड इसके अलावा दूसरा है एज अ फॉडर। फॉडर यानी क्या, एज ए फॉडर भी यूज किया जाता है। फॉडर किसको खिलाएंगे, जैसे अपन, फॉडर यानी क्या, चारा, so जैसे अपन जानवरों को खिलाते हैं। ओके, सो उसी तरह लाइकेन एज अ फॉडर भी यूज करते हैं। ठीक है, सभी के लिए नहीं, बट इन केस ऑफ रेनडियर एंड कैटल्स। ठीक है, फॉर कैटल्स एंड रेनडियर्स के लिए एज अ फॉडर भी यूज किया जाता है। ठीक है, अनादर एक यूज है एज ए मेडिसिन। ठीक है, अब इनमें से कुछ एग्जांपल्स जो रहते हैं वो एज अ उनसे एक मेडिसिनल कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जैसे उसका एक एग्जांपल है असनिक एसिड विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम असनिया एंड क्लैडोनिया। ठीक है, सो असनिया एंड क्लैडोनिया। ठीक है, क्लैडोनिया से जनरली आइसोलेट किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्लैडोनिया से एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, एंड दूसरा, ठीक है, इतना काफी है। इसमें से कुछ एग्जांपल्स जो है, फॉर एग्जांपल पार्मिलिया में से जो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो एपिलेप्सी में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल यूज, लाइक इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सभी जगह नहीं, बट कुछ जगह इन रशिया एंड स्वीडन। ठीक है, सो दे आर इन्वॉल्व इन और यूज इन अल्कोहल प्रोडक्शन। ठीक है, बट अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए सबसे कॉमनली ये यूज नहीं होंगे। अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए सबसे कॉमन क्या यूज होगा, यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो सिर्फ कुछ कंट्री में यूज किया जाता है। दूसरा, इन प्रोसेस ऑफ डाइंग एंड टैनिंग। ठीक है, लेदर की जो प्रोसेसिंग रहती है उसको कहेंगे टैनिंग, और दूसरा डाइंग जो कलर दिया जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस इसमें लाइकिन और उसके कंपाउंड यूज किए जाते हैं। दूसरा लिटमस पेपर प्रिपरेशन। लिटमस पता है, लिटमस पेपर पता है क्या, टेस्ट किया होगा। एसिड और बेस डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो लिटमस के प्रिपरेशन में जो कंपाउंड यूज होता है वो किससे आइसोलेट करेंगे, लाइकेन से। ठीक है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम लाइकेन। दूसरा
What's the name? Biological stain. And biological stain. ठीक है. सो विजुअलाइजेशन के लिए जो स्टेन प्रिपरेशन किया जाता है, उस स्टेन प्रिपरेशन में भी कुछ एग्जांपल्स जो है उनके कंपाउंड यूज होते हैं. ठीक है. और कुछ लाइकेन से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? इसेंशियल ऑयल. सो इतने इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं लाइकेन. अब इसके अलावा उनका और एक काम रहता है, ये इंपॉर्टेंस नॉट प्रॉफिटेबल. ठीक है. क्योंकि अभी तक अपन ने जो भी बताया ये कभी कहीं ना कहीं अपने को प्रॉफिट देता है. ठीक है. बट बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल सबसे इंपॉर्टेंट लाइकेन इसलिए रहता है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज ए पायोनियर कम्युनिटी और पायोनियर ऑफ वेजिटेशन. ठीक है. जब भी कोई बैरन लैंड पे, ऑब्वियसली बैरन लैंड है मतलब वहां पे वाटर का परसेंटेज बहुत कम है या और सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है और बाकी हायर प्लांट या एनिमल नहीं रहते, या जनरली प्लांट और एनिमल रहते ही नहीं, ऐसे कोई भी बैरन लैंड पे सबसे पहले जो है वो फंगस ग्रो होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हाइफी जो है वो मॉइस्चर और वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करके रख सकता है, जिसका हेल्प अलगी करेगा फूड सिंथेसाइज करने के लिए. सो इन दोनों का एग्जिस्ट होना इतना रेयर नहीं है इन केस ऑफ बैरन लैंड. पॉइंट इज कि ऐसे लैंड पे जब लाइकेन ग्रो होता है, ठीक है, इवेंचुअली उनका कोर्स खत्म होने के, लाइफ कोर्स खत्म होने के बाद वो डेड हो जाएंगे. डेड होने के बाद ये जो भी लाइकेन की बॉडी है, ठीक है, फंगस में काइटिन बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा, अलगी में कार्बोहाइड्रेट और बाकी के सेल्यूलोज जैसे कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे. तो यहाँ पे ये जो भी डेड होने के बाद मटेरियल बचता है ऑर्गेनिक मैटर, इट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट. तो ऐसा ये जो एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट है ऑर्गेनिक मैटर, इसके ऊपर आगे चल के दूसरे स्मॉल प्लांट ग्रो होंगे लाइक ब्रायोफाइट्स. ठीक है. और ब्रायोफाइट्स इवेंचुअली वो भी डेड होंगे, उसके बाद वहां पे और ऑर्गेनिक मैटर जमा होगा. नेक्स्ट टाइम जब कभी भी एक हाथ बार बारिश होंगी तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखेगा. तो सॉइल मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से वो ऑलरेडी फर्टाइल है. थोड़ी बहुत बारिश होने के बाद वहां पे जो मॉइस्चर ट्रैप हुआ है उसके ऊपर और छोटे छोटे प्लांट ग्रो होने स्टार्ट होंगे. और ऐसे करते करते बहुत सालों बाद, ये कुछ सालों की बात नहीं है, बहुत सालों बाद ये प्रोसेस जब चलती रहेगी तब वहां पे एक फॉरेस्ट क्रिएट होगा. तो कोई भी फॉरेस्ट जब स्टार्ट होता है वहां पे पायोनियर करने में कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? लाइकेन. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ए पायोनियर ऑफ वेजिटेशन. ठीक है. एंड कहां पे? ऑन रॉक्स, जनरली ऑन रॉक्स. ठीक है. जहां पे वाटर प्रेजेंट है वहां पे दूसरे अलगी और स्मॉल प्लांट्स ग्रो होंगे, ऑलरेडी वहां पे वाटर है इसलिए. बट जनरली एक रॉक से या एक बैरन लैंड पे जो फॉरेस्ट डेवलप होता है या जो वेजिटेशन डेवलप होता है उसमें स्टार्ट कौन करेगा? ये. एंड यहाँ और एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर. दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर. जनरली जहां पे पोल्यूटेड एयर प्रेजेंट रहती है वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं होते. अगर किसी जगह पे लाइकेंस ग्रो हो रहा है मतलब इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे जो भी एयर है या जो भी एनवायरमेंट है वहां पे पोल्यूशन का परसेंटेज कम है, वहां पे पोल्यूशन का परसेंटेज क्या होगा? कम होगा. सो दीज आर द रोल्स ऑफ lichen and their economic importance. So pollution indicator because they cannot grow in polluted environment. ठीक है. पोल्यूटेड एनवायरमेंट में ये ग्रो नहीं हो सकता है. ठीक है. ठीक है. ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने ये 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा. उसके बाद 6 किंगडम सिस्टम जहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को अलग करके 2 अलग अलग किंगडम बनाए. ठीक है. अब इसके सबसे ऊपर जो रहता है वहां पे एक सिस्टम डेवलप है जिसको कहते हैं डोमेन सिस्टम. ठीक है. सो डोमेन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय कार्ल वोज 1977 व्हिच इंट्रोड्यूस्ड 3 सेपरेट डोमेन, दैट इज आर्चिया, बैक्टीरिया
एंड यूकैरा। उस सिस्टम को कहते हैं डोमेन सिस्टम। ठीक है, और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, डोमेन सिस्टम्स ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, गिवन बाय कार्ल वोज in 1977। ओके, एंड ये किसके ऊपर बेसिस्ड है? बेस्ड ऑन 16S rRNA सीक्वेंस। ठीक है, अपने बॉडी में जो आरआरएनए बनते हैं उसमें से एक रहता है 16S rRNA, मतलब उसका सेडिमेंटेशन फैक्टर जो क्या रहेगा? 16 रहेगा। सो ये जो आरआरएनए है उसमें जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रहता है। ठीक है, और इस आरआरएनए सीक्वेंस के जो जीन्स है, ठीक है, आरआरएनए जीन्स का सीक्वेंस जो है वो वैरी करने की वजह से इसने 3 ग्रुप बनाए। सबसे ऊपर आर्चिया, सेकंड यू बैक्टीरिया एंड थर्ड यूकैरा। ठीक है, थर्ड यूकैरा। ओके, सो ये 3 डोमेन है। अब ये जो डोमेन सिस्टम है ये किसके ऊपर रहेगी? किंगडम के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर हायर टैक्सोनॉमिक हायरार्की अगर हम देखते हैं तो वहां पे किंगडम, डिवीजन या फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी हुई। डोमेन सिस्टम जो है ये इसके ऊपर रहेगी। ठीक है, डोमेन सिस्टम जो है ये किंगडम सिस्टम के ऊपर रहेगी या किंगडम लेवल के ऊपर रहेगी। ओके, सो ये जो किंगडम है ये और एक लेवल ऐड करता है। इट एड्स अनदर लेवल अबव किंगडम रैंक। ठीक है, किंगडम जो रैंक या किंगडम जो कैटेगरी है उसके ऊपर ये एक और लेवल बढ़ाता है। ठीक है, सो ये जो है इसको कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम। और ये हुआ 3 डोमेन के बारे में। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बचता है टैक्सोनॉमिक एड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सोनॉमिक एड्स। अब ये क्या है? दैट इज ऑल द टेक्निक्स और रिप्रेजेंटेशन, प्रोसीजर और इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड। मतलब कोई भी ऐसी मेथड, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी प्रोसीजर जो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है, या टैक्सोनॉमिक फील्ड में हेल्प करती है, उसको अपन क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक एड्स। ओके, दीज आर टेक्निक्स, प्रोसीजर और सिंपली इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको कहेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। अब इसमें सबसे कॉमन है टैक्सोनॉमिक की। ठीक है, अब ये क्या है? दैट इज अ आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस जहां पे सेट्स ऑफ कैरेक्टर किए जाते हैं जो जनरली कॉन्ट्रास्टिंग रहता है। ठीक है, और ये सेट ऑफ कैरेक्टर के डिपेंडिंग जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई या फिर ग्रुप किया जाएगा ताकि वो हमको समझने में या हमको क्लासिफाई करने में इजी हो। ठीक है, सो इट इज ए आर्टिफिशियल एनालिटिकल टूल। ठीक है, वेर देयर इज अ सेट, 2 सेट्स ऑफ, और देयर इज अ सेट ऑफ contrasting character। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी प्लांट है अपन उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेड फ्लावर वाले और दूसरे ब्लू फ्लावर वाले। ठीक है, अब बहुत सारे प्लांट में रेड फ्लावर रहेंगे तो हर रेड फ्लावर वाला प्लांट जो एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर अपन और डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि ये वो प्लांट है जो एक्वाटिक है और जिसमें सिंपल लीफ रहते हैं, और एक दूसरा और कैरेक्टर अपोजिट क्या रहेगा कि जो टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, सो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सेट लेके एक टूल बनाया जाएगा जिसका यूज किसके लिए करते हैं? आइडेंटिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो ये एक हुआ। और ये जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे अभी कहा कि फ्लावर्स, प्लांट्स विथ रेड फ्लावर, प्लांट्स विथ व्हाइट फ्लावर और फिर ब्लू फ्लावर। ठीक है, सो ये दो सेट हुए, एक ब्लू फ्लावर वाले और एक रेड फ्लावर वाले। ठीक है, सो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुए। अब ब्लू फ्लावर वाले बहुत से प्लांट है, उसमें भी दो कैरेक्टर अपन बनाएंगे, एक फॉर एग्जांपल एक्वाटिक है, दूसरा उसमें सिंपल लीफ है, और उसमें फ्रूट का टाइप जो है फॉर एग्जांपल पॉड आता है या फिर कैप्सूल आता है, या जनरली कोई भी फ्रूट टाइप या दूसरा बॉडी कैरेक्टर। और उसका अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या रहेगा? एक्वाटिक है तो टेरेस्ट्रियल, और जिसमें कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड एंड सिंपल क्या है? लीफ के बारे में बताया। ठीक है, तो ये ब्लू फ्लावर वाले जितने भी प्लांट है उनको ये दो ब्रैकेट में या ये दो स्टेटमेंट से अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, रेड फ्लावर के लिए भी ऐसे ही कोई कैरेक्टर चूज करेंगे, और इस तरीके से जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको ये टूल यूज करके अपन किस में हेल्प कर सकते हैं? इन आइडेंटिफिकेशन। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। Okay, then next character, sorry, tool, that is herbarium. ठीक है, it is a preservation of plant or collection of plant where they are preserved by pressing. It is a collection of plant specimen which is preserved by pressing. ओके, सो यहाँ पे जो भी प्लांट रहते हैं हर्बेरियम बनाने के लिए एटलीस्ट वहाँ पे एक ट्विक के ऊपर, मतलब एक ब्रांच के ऊपर 6 से 10 ये होने चाहिए, लीफ होने चाहिए, पॉसिबली 1 to 2 फ्लावर। अगर फ्रूट पॉसिबल है तो वो रहेगा, बट फ्लावर के अलावा अपन प्लांट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जनरली लीफ और रूट स्टेम लीव्स ये कैरेक्टर में भले ही डिफरेंस हो, बट एक फैमिली के अंदर जनरली ये कैरेक्टर सेम ही रहेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर माइट बी, वेजिटेटिव कैरेक्टर माइट बी सेम इन वन फैमिली। तो एक फैमिली में अलग स्पीसीज का डिफरेंस किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ देयर फ्लावर, एनाटॉमी ऑफ देयर फ्लावर, एंड वहां पे कौन से टाइप का फ्रूट बनता है। तो इसके ऊपर से डिपेंड हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक ही फैमिली के मेंबर है, बट ये एक ही स्पीसीज है या अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो प्रेस करते हैं प्लांट के ट्विक को, जहां पे लीव्स और फ्लावर अटैच रहेंगे, और उसको एज अ स्पेसिमेन करके प्रिजर्व किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? हर्बेरियम। उसको क्या कहेंगे? हर्बेरियम। ठीक है, सो इट इज बाय प्रेसिंग एंड पेस्टेड ऑन शीट ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर की जो शीट रहते हैं उसके ऊपर ये चिपकाएंगे और एज अ रिकॉर्ड या एज अ स्पेसिमेन सैंपल करके उसको यूज करते हैं। तो जितने भी बॉटनिकल वर्ड, बॉटनी में जो भी रिसर्च होता है, ठीक है, या बॉटनी में स्पेसिफिकली टैक्सोनॉमी में जो भी रिसर्च होता है, वो सभी लैब या वो सभी वर्किंग रिसर्च सेंटर जो है
उनके पास खुद का हर्बेरियम का एक पूरा लाइब्रेरी रहेगा जहाँ पे बहुत सारे प्लांट के स्पेसिमेन रहेंगे और उसका कैरेक्टर उनके बारे में एक शॉर्ट में ये ब्रैकेटेड फॉर्म में उनके कैरेक्टर्स शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं और दूसरा उनका क्लासिफिकेशन में पोजीशन क्या है, ये सब चीजें वहां पे डिनोट किए जाते हैं शीट के साइड में। ओके, और सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो किसके पास है, क्यू करके गार्डन है, बॉटनिक, इट इज अ बॉटनिकल गार्डन, दे आल्सो हैव देयर ओन हर्बेरियम। ठीक है, सो द लार्जेस्ट हर्बेरियम इज ऑफ क्यू, जो यूके में है। ठीक है, और दूसरा टूल है बॉटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन वो जहां पे प्लांट के ऊपर रिसर्च की जाएंगी, उनका प्रोपोगेशन किया जाएगा और वहां पे उन प्लांट की स्टडी होता है। तो प्लांट का जहां पे कल्टीवेशन, स्टडी, रिसर्च, ये सब चीजों जहां पे होती है उसको क्या कहते हैं, बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी प्लांट मटेरियल है उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनका मेंटेनेंस होगा। अगर वहां पे कुछ रेयर स्पीसीज है तो उनके सस्टेनिंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर रेयर प्लांट है कोई तो उसको कैसे प्रोपोगेट किया जाए, कौन कौन सी कंडीशन उसको प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट ना हो, ये सब स्टडी करना और ऑब्जर्व करना, और इसके अलावा प्लांट को मेंटेन करना। ठीक है, चाहे वो एक्सोटिक प्लांट हो या फिर रेयर प्लांट हो। ठीक है, सो देयर इज अ कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, जहां पे प्लांट स्पीसीज का कल्टीवेशन और मेंटेनेंस होगा। ठीक है, ओके, और ये सब किसके लिए, फॉर स्टडी। ठीक है, ये सब किसके लिए कर रहे हैं, क्यों, क्या हुआ, उन्हें कहां पे जाना है, बॉटनिकल गार्डन इज एट मॉस्को, लार्जेस्ट botanical garden is at Moscow, and one of the most popular botanical garden is at Kew, England. इंग्लैंड, हाँ, यूके, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, सो क्यू गार्डन जो है दैट इज द मोस्ट पॉपुलर बॉटेनिकल गार्डन। ओके, देन ये एक हुआ, जैसे बॉटेनिकल गार्डन में रहते हैं वैसे ही कौन से रहेंगे, जूलॉजिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स। अब ये जो है यहाँ पे ये जो एरिया रहेगा यहाँ पे एनिमल को प्रिजर्वेशन और सस्टेनमेंट के लिए मेंटेन किया जाएगा, एंड यहाँ पे जनरली केजेस में वगैरह नहीं रखते। ठीक है, जो भी जनरली जूलॉजिकल पार्क रहते हैं जनरली ओपन एरिया रहता है, वहाँ पे एनिमल्स को फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे रेयर स्पीसीज जो रहेंगी उनका मेंटेनेंस करना, उनका जो भी एनिमल्स है उनका स्टडी करना, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में स्टडी करना, ये सब चीजें जहाँ पे होगी वो क्या होगा, जूलॉजिकल पार्क। ओके, सो ये जो भी जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पे एक तो जो नेचुरल हैबिटेट है, जो भी वो एनिमल का नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे ये पार्क रहता है, या फिर ये पार्क में अलग से कोई एग्जॉटिक एनिमल, मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया का नहीं है, ऐसे एनिमल को लाने के बाद वहां पे उसका केयर किया जाएगा, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। ये सब चीजों के लिए वहां पे एग्जॉटिक एनिमल को लाया जाता है। ठीक है, तब वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि एग्जॉटिक एनिमल है मतलब वो पर्टिकुलर एनिमल जो है वो अपने यहाँ पे नहीं है, तो उसके फूड हैबिट का हो या उसके स्ट्रक्चर के बारे में या उसके हैबिटेट के बारे में अपने को स्टडी करने के लिए मिल सकता है। तो ये जो कंजर्वेशन है
ठीक है। कोई भी बॉटेनिकल और जूलॉजिकल पार्क का मेन एम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द प्लांट वेराइटी ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल। सो बॉटेनिकल गार्डन प्लांट कंजर्वेशन करेंगे, जूलॉजिकल गार्डन एनिमल कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है। सो इट इज अ यूजफुल फॉर स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। ठीक है। अब ये इन सीटू भी रह सकता है या एक्स सीटू भी रह सकता है। इन सीटू मीन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसी के नेचुरल हैबिटेट में जब कंजर्व किया जाएगा तब उसको क्या कहेंगे? इन सीटू। अगर उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर किया जाएगा तब उसको क्या कहेंगे? एक्स सीटू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पैंडा जो नेचुरली इंडिया में नहीं पाया जाता, अगर उसका कंजर्वेशन यहां पे करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? एक्स सीटू। ठीक है। अगर उसी के नेचुरल हैबिटेट में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इन सीटू। ओके। ये हुआ जूलॉजिकल पार्क के बारे में। बार बंद करना। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे म्यूजियम्स। ठीक है। म्यूजियम्स में क्या रहता है? म्यूजियम्स क्या के लिए रहते हैं बताओ? कलेक्शन ऑफ एंशिएंट मटेरियल, एंशिएंट चीजों के लिए। हाँ। ठीक है। सो इतनी सारी चीजें रहती है। अब यहाँ पे हाँ, ये जो भी म्यूजियम है ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक चीज के लिए डेडिकेटेड नहीं रहता है। इट इज यूज टू कंजर्व, नॉट कंजर्व बट टू क्रिएट अवेयरनेस। वहां पे स्टोरेज किया जाएगा, प्रिजर्वेशन किया जाएगा जिस चीजों का किया जा सकता है। एंड दूसरा एग्जीबिशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्लांट एनिमल एंड बाय डिफॉल्ट और जो भी नेचुरल हिस्ट्री में चीजें आती है सिर्फ प्लांट एनिमल के साथ ही बाकी चीजों का भी प्रिजर्वेशन किया जाएगा, उसके एग्जिबिट किया जाएगा। किसके फॉर्म में? एज ए इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग और वीडियो या पेंटिंग, स्कल्पचर या पोर्टफोलियो। मतलब जहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और एक टाइम पीरियड के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी फोटोज और इंफॉर्मेशन के साथ। ज़्यादा